हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद है कि आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मेहनत से लगे होंगे। और इसी के साथ मैं आज आपको फिजिक्स का कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पित प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो दोस्तों, पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें और आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन टारगेट के नाम से जो है वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। आपको सिर्फ इस वीडियो में अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर्स पे देना है, और इसकी प्रैक्टिस आप बाद में PDF को डाउनलोड करके उसको सॉल्व करके कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविता का मापन निम्न में से किससे किया जाता है? रेडियो एक्टिविता का मापन निम्न में से किससे किया जाता है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला है ध्रुवणमापी यानी पोलरीमीटर, बी ऑप्शन GM काउंटर से, ऑप्शन सी ऊष्मामापी यानी कैलोरीमीटर से, या डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है GM काउंटर से। दोस्तों, GM काउंटर का जो पूरा नाम है वो है गीगर मूलर। गीगर और मूलर, ये GM काउंटर का पूरा नाम है, गीगर मूलर। और इसके द्वारा क्या होता है कि इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा कणों के माध्यम से रेडियो एक्टिविता, जिसको रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं, को मापा जाता है। तो याद रखिएगा, GM काउंटर से ही रेडियो एक्टिविता का मापन किया जाता है और GM का फुल फॉर्म है गीगर मूलर। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछा जाता है और आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिस भी कंपटीशन का है, उसमें ये ज़रूर उम्मीद रहती है पूछे जाने की, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके मापन की इकाई है? आपका प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके मापन की इकाई है? आपका पहला ऑप्शन है अति उच्च ताप, दूसरा ऑप्शन है अति लघु समय अंतराल यानी बहुत कम दूरी वाली चीज़ें, और सी है अत्यधिक दीर्घ दूरी यानी बहुत लंबी दूरी को नापने के लिए, या डी ब्रह्मांड की आयु। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो किसके मापन की इकाई है? दोस्तों, ऑप्शन जो सी है यानी अत्यधिक दूरी, दीर्घ दूरी, ये आपका सही है। यानी प्रकाश वर्ष जो है वो बहुत दूर की चीज़ों को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कि अगर पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापनी है तो ये इसमें प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी अति दूर की इकाई होती है मापने की। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष का मान आपको पता कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 15 और मीटर। 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 15 मीटर होती है एक प्रकाश वर्ष में जो दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष का मान जो मैंने आपको बताया कि 9.46 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 15 मीटर होता है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और समझने लायक है कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि एक पारसेक, जो पारसेक है ना, वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी नापने की, मतलब बड़ी इकाई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पारसेक बराबर जो होता है वो होता है 3.262, और वो भी क्या? प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों, समझ लीजिए एक प्रकाश वर्ष में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई क्या हो गई? पारसेक। और ये किसके काम आती हैं? बहुत अत्यधिक दीर्घ दूरी को नापने के काम आती हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसका जवाब थोड़ा सा विस्तार भी मैंने इसको बताने की कोशिश की, और ये आप बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो आप कहीं नोट कर सकते हैं, बाकी आपको PDF में, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर, अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन टारगेट में ये उपलब्ध मिलेगी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई क्या है? ये प्रश्न है, ये एक नया तरह का प्रश्न है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये बेसिक नॉलेज पे आता है। और आपका जो प्रश्न है वो है खगोलीय इकाई क्या है? आपका पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी, कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। या ऑप्शन बी, पृथ्वी से ब्रह्मांड की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। या ऑप्शन सी, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
दोस्तों इन चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की जो दूरी है वही खगोलीय इकाई कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा कि खगोलीय इकाई क्या है। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की दूरी जो होती है वह खगोलीय इकाई कहलाती है। दोस्तों ऐसे ही आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स उपलब्ध हुआ करेंगे। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा सभी सब्जेक्ट से टच करें, जो भी आपको सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि इस पे वीडियो ज़्यादा बनाइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाना ज़्यादा शुरू करूँगा। और सबके आपको मिलेंगे, आपको बाल मनोविज्ञान का भी उपलब्ध रहेगा, क्योंकि अभी रीट और सुपर टेट का एग्ज़ाम भी होना है, टेट सीटेट भी होना है, तो उसका भी वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। सब कुछ थोड़ा पढ़ते चलेंगे, सभी से क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा, जो मोस्टली जो फोकस रहेगा वो सुपर टेट और रीट एग्ज़ाम रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक जो कि इंटरनेशनल मात्रक प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होती है एसआई, तो इसमें आपको बताना है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी फुट, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन है। तो आप लोगों को, मोस्टली लोगों को तो यही लग रहा होगा कि मीटर और फुट दोनों लंबाई से, इससे हम दोनों लंबाई नापते हैं, दोनों से लंबाई नापते हैं, है ना। मीटर भी लंबाई का मात्रक होती है, फुट भी होती है, लेकिन एक शब्द इसमें जोड़ा गया है कि एस आई मात्रक, जो इसमें शब्द विशेषता जोड़ा गया वो एस आई मात्रक पूछ रहा है कि लंबाई का एस आई मात्रक क्या होगा। इसलिए जल्दीबाजी में या आवेश में आकर के कोई ऐसा दोनों ऑप्शन या सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों मत लगा दीजिएगा। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी मीटर। यानी निम्न में से जो लंबाई का एस आई मात्रक कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन है मीटर। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। दोस्तों इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे कि जो ऑप्शन दिए ना, एक्सेलरोमीटर, स्पीडोमीटर, एल्टीमीटर, ओडोमीटर, इनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कभी ना कभी ये पूछा जाता है। तो ये मीटर को जरूर याद रखिएगा, इससे एक न एक सवाल ज़रूर बन जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। और आपका सवाल ये है कि कौन सा उपकरण वाहन द्वारा, वाहन जो दूरी तय करती है उसको नापने का काम कौन सा मीटर करता है। आपका ऑप्शन है एक्सेलरोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी एल्टीमीटर, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो दोस्तों आपको चुनना है सही ऑप्शन। दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओडोमीटर, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। ऑप्शन डी जो ओडोमीटर है, इसी से हम वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको मापते हैं, गाड़ियों में लगा रहता है ये, ठीक है। और आपको बाकी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेलरोमीटर क्या होता है दोस्तों, पता है। एक्सेलरोमीटर से वाहन की जो चाल की जो वृद्धि दर होती है उससे को मापा जाता है। एक्सेलरोमीटर से वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापा जाता है, और स्पीडोमीटर से चाल को मापा जाता है। चाल और चाल की वृद्धि दर जो है दोनों में फ़र्क है, समझ लीजिएगा। स्पीडोमीटर से जहाँ चाल को मापते हैं, वहीं पर एक्सेलरोमीटर से चाल की वृद्धि दर को मापते हैं, और एल्टीमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। जैसे विमान जो होते हैं ना, विमान जो उड़ते हैं आसमान में, तो उन विमानों की जो ऊंचाई है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है कि जो विमान है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये उसमें अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बाकी चीज़ें आपको सब गाड़ियों में मिल जाएगी। तो ये आपका जवाब है, आपके एक्सप्लेनेशन है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि चाल का मूल मात्रक निम्न में से कौन है। चाल का मूल मात्रक कौन सा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी का मात्रक क्या होता है, अभी हमने देखा कि दूरी का होता है मीटर, और समय का जो होता है क्या, सेकेंड। तो ऑप्शन में क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन डी सही है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कितना भी घुमाए, याद रखना है कि मूल मात्रक पूछा गया है, और चाल का मूल मात्रक जो होता है वो हम दूरी बटे समय से निकाल सकते हैं। दूरी मीटर में मापी जाती है और समय सेकेंड में। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन होगा। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन को आप जरूर, आंसर को चाहे भले ही आप 1-2 बार पढ़ें, पर क्वेश्चन को कम से कम 2-4 बार पढ़िए, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए कि आपको करना क्या एक्चुअली में। तो क्वेश्चन 7 है कि तापमान का एसआई मात्रक बताना है। एसआई मात्रक
मैं SI मात्रा पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ दोस्तों कि जो चारों ऑप्शन है आप ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है केल्विन, ऑप्शन बी सेल्सियस, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी पास्कल। तो इसमें से 3 तो जो हैं वो वैसे भी ऊपर एक तो जो 3 हैं वो तापमान के ही सभी मात्रक हैं, लेकिन इसमें SI मात्रक पूछा है। तो SI मात्रक जो होता है, मैंने अभी बताया कि SI जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होती है, ठीक है। तो जो तापमान का जो SI मात्रक है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो दोस्तों तापमान का जो SI मात्रक है वो क्या होगा, केल्विन। याद रखिएगा कि तापमान का जो SI मात्रक है वो है केल्विन। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, तो आपका ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी 273.15, ऑप्शन सी 275.25, ऑप्शन डी 276। तो आपको बताना, ये सवाल इतना पूछा जा चुका है, उतने इसके पूछे जाने की संभावना रहती है। ये हमेशा एकदम नए तौर पे ही पेश किया जाता है, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, आपको इसका जवाब देना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, देखिए। तो दोस्तों जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 273.15, जिसको राउंड फिगर में 273 के भी कह देते हैं। यानी आप इसको 273 और सीधा के भी कह सकते हैं, 273 केल्विन कह सकते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 273 के, जिसको अगर पूरा एग्जैक्ट बताना है तो 273.15 है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 273 भी दे देता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। दोस्तों इस वाले सवाल में कुछ पॉइंट और आपको समझने लायक है कि जब तापमान की माप को जब केल्विन से जो सेल्सियस में बदलते हैं, जब केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं, तो जो तापमान, जो भी कहीं का तापमान होता है ना, उसको 273, यानी उस तापमान से 273 को घटा देते हैं। यानी जब केल्विन से सेल्सियस में बदलते हैं तापमान को, तो तापमान में से आप 273 घटा दीजिए। अगर आपको 47 डिग्री मान लीजिए तापमान है, तो उसमें से अगर आप 273 घटा देंगे तो वो माइनस में आएगा, यानी इतना माइनस केल्विन आंसर मान आएगा। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे कह दिया कि तापमान कहीं का भी जो तापमान है वो है, मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि केल्विन से आपको सेल्सियस बदलना है, तो आपको -273 यानी -273 करना होगा। मान लीजिए कहीं का तापमान जो है वो 30 डिग्री है और आपको सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, तो इसमें से -273 कर देंगे, तो करेंगे कितना आएगा, तो -240 आ जाएगा, यानी इतना तापमान कहीं का है। तो ये केल्विन को जब बदलते हैं, यानी जब केल्विन से सेल्सियस में जो बदलते हैं, तो तापमान से 273 घटा देते हैं। और एक दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, तो तापमान में जो तापमान दिया रहता है उसमें 273 क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वह तापमान केल्विन में हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए दोस्तों। और जो एक चौथा ऑप्शन में, तो इसलिए आपको जो उसमें ऑप्शन है वो कौन सा सही माना जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 273। फिलहाल ये आप याद रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.5 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ऐसे सवालों पर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूछते तो बहुत इजी तरीके से हैं, पर क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कथनों पर ठीक से ही विचार करना है, विचार करने के लिए कह भी रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला है कि शक्ति का मात्रक वॉट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको तैयारी अच्छी है, आपने इसको बेसिक तरीके से पढ़ा है, ये मात्रक जो है वो याद किए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि उपयुक्त कथनों में विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। हम लोग जल्दीबाजी में ये तो पढ़ते ही नहीं कि है कि नहीं है, बस आप देखा और सवाल जब आता है तो एक्साइटेड होकर के हम अपना आंसर टिक कर देते हैं, जो कि मोस्टली रॉन्ग होता है। तो डोंट बी एक्साइटेड इन एग्जाम टाइम। आपको क्या करना है कि बहुत ही पेशेंस रखना है और सवाल को ध्यान से समझना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन है केवल 1 और 2, यानी 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी केवल 1 और 3।
तो दोस्तों याद रखिए कि इसमें से जो ऑप्शन 3 है ना, ये गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। कैसे? कार्य का मात्रक जूल होता है, नो डाउट होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है, नो डाउट होता है। और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, नहीं होता। ऊर्जा का मात्रक तो फिर क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है फिर जूल, जो कि कार्य का मात्रक होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वही होता है जो कार्य का होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा इसमें से, वो ऑप्शन सी सही माना जाएगा, क्योंकि ये पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था नेगेटिव पॉइंट, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सी है केवल 3, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, यानी ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, इसमें मैंने सिर्फ 10 प्रश्नों की सीरीज़ बनाई थी, क्योंकि साइंस में बहुत ही चुने हुए सवाल होने चाहिए। ऐसे तो बहुत बड़ा है, आप करते रहिए तो आपको क्वेश्चन की ढेर लगेगी। और अगर आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर एक वीडियो में नए तरह के सवाल मिलेंगे और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में जो फ़ायदा पहुँचता रहेगा। तो ये देखिए अंतिम सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी कथन वाला सवाल है दोस्तों। कथन वाले सवालों पर मैंने पहले ही कहा कि बहुत आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है क्या है? ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। तो दोस्तों आपकी तैयारी है अगर, तो आप समझ रहे होंगे कि ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, बिल्कुल सही है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर मात्रक ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, जितने भी आप मात्रक कहीं से भी किताब से लेकर के उस मात्रक को ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं तो आपको ऑप्शनल केवल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शनल जो होता है वो बहुत जल्दी दिमाग में बैठता है, बहुत जल्दी उसको समझ में आता है, और क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं ये भी हमको मालूम चल जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने में 3 ऑप्शन थे, मैंने बताया कि तीनों सही हैं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है पूछ रहा है। जब सही है पूछ रहा है तो तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3। ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों इसमें। तो यानी ऊष्मा का मात्रक केल्विन होता है, बिल्कुल राइट। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, बिल्कुल राइट। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से आपके ये पूरे सवाल हो गए हैं, और उम्मीद है कि इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को दुरुस्त रखना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परीक्षा जो बनाने वाला जो पेपर बनाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें पहले से ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रखनी होगी, और हमें कहीं से भी चूकना नहीं है। अगली वैकेंसीज जो होंगी वो शायद एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस होगी, क्योंकि इसके बाद चुनाव ख़त्म, वैकेंसी ख़त्म। जानते हैं सरकारी काम कैसे होता है, चुनाव के समय ही ये सब कुछ माहौल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों बिना किसी हेजिटेशन के लगे रहिए तैयारी में, बने रहिए सिलेक्शन टारगेट के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।